मैं विद्या प्रकाश चंद आप सभी का मदर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। यहाँ पर एसएससी जीडी का पेपर है। ये 2018 का एक सेट है, सेट नंबर शायद 3 है। और इसके जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं कैसे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 है तथा पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 है। जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और टाइम का डिफरेंस 1 साल का हो और रेट निकालनी हो, तब आप क्या करोगे? तब कुछ नहीं करना है। जो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया और पांचवें वर्ष का दिया, उनका अनुपात निकालना है। बस अनुपात निकालने के बाद इनकी हम रेट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं। जैसे आपका चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चौथे वर्ष का 6,000, तो 6,000 लिखो। और पाँचवें वर्ष का क्या है? 6,750। और मैंने कहा है जब चक्रवृद्धि ब्याज हो और टाइम में 1 साल का अंतर हो, 1 ईयर का, तब क्या करेंगे हम? इनका अनुपात निकाल लेंगे। 0 से 0 कट गई और 5 से काट लो। 12 पंजे 60, 120, 5 चिकन 5 और 17 5 या 15, 5 25, 5 से भी कटता है। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 सत्ती 35, 3 से भी कटता है ना अभी। हाँ, 3 8 24 और 3 9 27। तो 8:9 का अनुपात आ गया। कुल मिलाकर बात ये होगी कि 8 रुपये की राशि 1 साल में 9 रुपये होगी। 8 रुपये लगाए थे आपने, 9 रुपये मिले हैं आपको, 1 का ब्याज मिला है। इसका मतलब 8 रुपये पे 1 का ब्याज मिला। तो रेट बतानी, 100 से गुना कर दो। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, और 25 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5% रेट आ जाएगी इसकी। तो ये सवाल आपको इस टाइप से करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे है आपका 10 माइनस बटा कोष्ट। तो पहले हम छोटा कोष्ट सोल्व करते हैं, क्योंकि सबसे पहले को का भाग योग के अंदर है क्या? को का भाग योग, कोष्टक का भाग योग, भाग गुना योग, एडिशन और घटाना। ठीक है, पहला कोष्टक का, उसके बाद डिवाइड, फिर गुना, फिर प्लस, सबसे बाद में माइनस। ये कम करना आपको। तो पहले सबसे छोटी चीज़ कैसे करना है? छोटा कोष्ट। पहले इसके अंदर सोल्व करते हैं हम। ठीक है, तो घटा तो बाद में होती है, आपको मालूम है। तो पहले हम भाग देते हैं। 2 को 1 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और 2 में से 2 का 0। तो इसका तो पूरा 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं बना। 6 में से 4 गया 2, और 10 में से देखो यहाँ बचा 6, 10 माइनस बटा कोष्ट 6 माइनस 4, ये बचा यहाँ पे। तो 10 माइनस 6 में से 4 गया 2 बराबर 8। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका आंसर 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बयालीसों की राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में आप हमेशा याद रखना, अगर आपको रेट निकालनी है तो आपको क्या चाहिए? 1 साल, 1 ईयर का, 1 ईयर का इंटरेस्ट, मतलब ब्याज, 1 साल का ब्याज और अपना प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो 1 ईयर का ब्याज निकालना है आपको और 1 साल का और प्रिंसिपल निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 4200 की राशि 3 साल में 5,082 होगी। तो कितना पैसा मिला 3 साल में? आपको मालूम है, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल प्रत्येक एच ईयर, मतलब प्रत्येक साल इक्वल होता है आपका। तो 4200 से 5,000 बढ़े 8,000, वो 800, तो 882, 882 3 साल में राशि मिली आपको। तो 1 साल में कितना मिला? 3 दूनी 6, 2 28, 3 9 27, 3 चौक 12। ये है 1 साल का ब्याज। ठीक है, 1 ईयर यानी कि 1 साल का ब्याज।
1 साल का ब्याज। भाई 3 साल में आपको 882 मिला, 3 से आपने भाग कर दिया तो 1 साल का ब्याज आ गया। अब 1 साल का ब्याज मिलेगा आपको, रेट चाहिए। प्रिंसिपल कितना आपका 4000, 100 से गुना कर दो, दो जो 2 जीरो कट गई और 4 से भाग करो। चार से भाग करोगे, 4 सते, उन्होंने कहा कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है, 4200, 800, 882, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27 और 3 चौक 12। 4 से तो भाग होने का नहीं है, तो हम 294 4 से 40 से भाग करेंगे। ठीक है, 40 से भाग करो। अगर 7 चौक 28, 280। सवाल गलती है, इसका आंसर यहाँ पर गलती दिया है। जब हम 4 से, हम 2 से कटेंगे 20 बार और 2 से कटेंगे इसे। ठीक है, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 7 14 अपॉन 20। 20 से भाग करना 147 को, तो 20 वो 20 नहीं है, 20 140, 140। ठीक है, और 7 पॉइंट कुछ होगी इसकी रेट। अप्रोक्स वैल्यू दी है 7, वह 7 से आगे जाएगी रेट, लेकिन इसने यहाँ पर लिखना चाहिए था कि अप्रोक्स वैल्यू क्या इसकी। ठीक है, सवाल आसान था वैसे। ये कह रहा है यहाँ पे ए और सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलके, ए प्लस बी एक कार्य को 120 दिन में, और सी ई मिलकर, ए और सी मिलकर, ए प्लस सी मिलकर और सी ई मिलकर, सी प्लस ई मिलकर समान कार्य 80 दिन में, और ए और ई मिलकर, ए प्लस ई मिलकर समान कार्य 160 दिन में। तो ए सी ई मिलकर समान कार्य क्या दिन में करेंगे? देखो ए सी, सी ई, ए ई, देखो 2 ए है, 2 सी है, 2 ई है। ठीक है, तो प्लस का एल्सियम निकाल लेंगे आप। एल्सियम क्या होगा इसका 960, 12 96, 16 छिकम 96, तो 960 इसका एल्सियम होगा 960। जब 12 से भाग करेंगे 12 96, 80 से आप भाग करोगे तो कितना कटेगा? 12 96, 16 छिकम 96। अब देखो ने कहा ए सी ई, हम क्या करेंगे इन सबको ऐड करेंगे। हमें चाहिए ए सी ई, ठीक है, हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो कितने हैं ये? जब इन्हें ऐड करोगे आप तो कितने ए हैं? एक ए ये रहा, एक ये रहा, 2 ए हैं, दो दो कितने हैं? सी सी, और 2 क्या है? ई ई। तो ये हो गया 2, यहाँ नहीं लिखते हम, ये हो गया आपका 2 इंटू ए प्लस सी प्लस ई बराबर, ये दोनों मिले कितना काम करते हैं? इन सबको भी ऐड कर देंगे हम। ठीक है, ऊपर ले हमने ऐड करे सबको, बस दुगने दुगने हैं सब, और इन्हें ऐड कर देंगे। 12 8 20 है 26, और ए प्लस सी प्लस ई, भाई 2 से भाग कर देंगे तो क्या देगा? 13। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी ए की जो क्षमता है वो कार्य करने की 13 है। उन्होंने कहा तीनों मिलकर इस कार्य को 960 को कै दिन में कर देंगे, तो 960 को हम 13 से भाग कर देंगे, तो 960/13 इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि कटने का नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए सवाल अच्छी तरह से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा बी पर 12 घंटे पहुंचते हैं, वह कुल दूरी का 1/5। अगर कुल डिस्टेंस कितनी है? 5 है। देखो कुल डिस्टेंस कितनी है? 1 2 3 4 5। एक
2 3 4 5, कुल दूरी 5 है। इसका एक भाग 6 किलोमीटर पर घंटे से तय करता है। अब एक भाग है 2 3 4, कुल तो 5 भाग है, लेकिन एक भाग कुछ 6 की स्पीड से है और शेष दूरी 8 किलोमीटर पर घंटा। अब 5 भाग है ना पूरे, 5 में एक तय कर लिया, बस 4 भाग, 4 भाग को 8 की स्पीड से, ठीक है। और कुल टाइम क्या लग रहा है उसे, 12 घंटे। लेकिन यहाँ टाइम, अब देखो टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर घंटा है, 20 किलोमीटर पर घंटा, तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया, और 20 पंजे 100, यानी कि 5 घंटा टाइम आ गया आपको। आप टाइम निकालना तो डिस्टेंस की स्पीड से भाग करोगे। यहाँ डिस्टेंस कितनी है, 1, टाइम स्पीड कितनी, 6 किलोमीटर पर घंटा, डिस्टेंस कितनी बची, 4, स्पीड कितनी, 8। अब इसका ऐड करो, कैसा ऐड करोगे भाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखो इजकल टू 1/6 प्लस 1/2 आ गया। अब हाँ बेस इक्वल कर लेंगे ताकि एडिशन में आसान हो। हम ऊपर नीचे 3 से गुना कर लेंगे, तो क्या बन गया आपका 1/6 प्लस 3/6। अब इन्हें ऐड करना आसान है, 3 और 1 4/6 घंटा, 4/6 को 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और HOUR, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, हमने जो है ना ये 1 2 3 4 5 ये अनुपात मानना है, इनके अकॉर्डिंग हमारा टाइम लगा है 2/3 घंटा, लेकिन रियल में टाइम क्या लगा है, 12 घंटा। तो 1 2 6 12, एक का मान कितना देगा, 3 से गुना हो जाएगी सामने, 3 6 18, एक अनुपात का मान 18 देगा। अनुपात है कितने, अनुपात है कितने हमारे पास में, 1 2 3 4 5 अनुपात है, 5 का मान निकालना, तो 5 गुना 18, 18 पंजे 90, तो डिस्टेंस आ गया आपकी 90 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सवाल को। देखिए 90 किलोमीटर इसका आंसर भी होगा, देखिए राइट इसका आंसर 90 किलोमीटर ये रहा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि 22 सही 3/4, ठीक है। तो पहले हम इस साइड का क्लियर करेंगे, ठीक है। का मतलब गुना, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे आप, देखो 8 पंजे 40, और 40 8 पंजे 40, 40 में गया 39/5 प्लस 4 -2, ठीक है। पहले हम भाग करेंगे, भाग का मतलब है कि जब भाग लिखो ना तो इसे गुना कर दो, और जो वैल्यू लिखी इसे पलट दो, 2/1 मतलब 2, 2 दूनी 4, अच्छा में आ गई 0। तो इस साइड बस बचा है आपका 39/5। अब इधर चेक कर लो आप, पहली साइड, मतलब 22 चौक 88, और 3 कितना हो गया, 88 3 91, 91/4, ठीक है। और डिवाइड क्या है, 14/3, ठीक है। और का गुना, पहले हम का हटाओगे, का मतलब पहले गुना करेंगे हम, उसके बाद भाग करेंगे, ठीक है। जो है 39/5, 3 से कटेगा 13×3 = 39, ठीक है। उसके बाद कुछ करता है, नहीं करता, तो ये आ गया आपका 91/4, और डिवाइड 14×13/5, ठीक है। अब इसे आगे सोल्व करेंगे हमसे, क्योंकि हमारा पहला जो था सोल्व करना वो सोल्व हो गया। अब देखो सोल्व करना है आगे, ठीक है। 91/4, हमने आपसे कहा कई बार कि गुना को, भाग को जो है गुना में बदल दो, जैसे यहाँ भाग करना है तो भाग को गुना बदल दो गुना में, और जो नंबर लिखे ना उसे पलट दो, मतलब बटे में जो A/B लिखा तो B/A, ठीक है, या A लिखा तो आप 1/A, B लिखा तो 1/B, तो ये पलटेंगे तो 5/14 गुना 13 होगा। आपको मालूम है 13×7 = 91, और 7 दूनी 14, तो 5/8,
भाई 4 दूनी 8, तो 5/8 इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन है ए बी से 20% कम है। तो ए है ना, वो बी से कितना कम है? 20%। ठीक है, 20% का मतलब है कि 20/100, 20 और 20×5 100, 1/5। यानी कि अगर बी 5 है तो ए है ना वो 5 पे 1 कम है। 5 पे 1 का मतलब 5 में से गया 4। ठीक है, तो ए बी से 20% कम हो गया। उन्होंने कहा कि 2b-a/a का मान क्या है। अब देखो, यहाँ पे ए का मान क्या आ गया 4, बी का मान क्या आ गया 5। उन्होंने कहा 2 × b, 2b-a/a का मान पूछ रहा। तो बस ए और बी की वैल्यू पुट करनी है आपको। तो बी का मान 5 है तो बी का मान 5 लिखोगे यहाँ, तो 5 दूनी 10, माइनस ए का मान 4 है, अपॉन ए का मान क्या है 4। तो 10 में 4 गया 6/4। जब आप काटोगे 2 3 6 2 दूनी 4, तो 3/2 इसका राइट आंसर है 3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति समान कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं? अब देखो 12 व्यक्ति हैं, 9 दिन में आधा काम पूरा कर सकते हैं। 9 दिन में, अच्छा 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में। अब 12 व्यक्ति हैं, एक कार्य के आधे भाग को 9 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा भाग क्या दिन में करेंगे? 18 दिन में। ठीक है, आप समझ गए होंगे भाई। 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा काम 18 दिन में। तो पूरा काम 12 व्यक्ति है, 18 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो कुल काम आ गया। मान लो कि एक व्यक्ति एक काम करते हैं, तो 12 व्यक्ति एक दिन में 12 काम करेंगे। तो 18 दिन में कितना काम करेंगे? 18 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया आपका कुल कार्य। ठीक है, टोटल कार्य, यहाँ का कुल कार्य, कुल कार्य। उन्हें कितने व्यक्ति समान कार्य है, मतलब कार्य समान आपका 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिन की संख्या कितनी? 6, और व्यक्ति संख्या x मान लो। 6 से करो 6 18 और 12 36, तो 36 व्यक्ति चाहिए आपको। 6 से भाग कर दे सीधे, कोई दिक्कत नहीं, कुल काम को 6 से भाग कर दो, क्योंकि आपका राइट आंसर में 36 दिन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है अपना, चलो इसे देखते हैं। इसने कहा कि पी क्यू का अनुपात कितना है? पी और क्यू का अनुपात दिया इसने 5:6, और आर क्यू का कितना अनुपात है? तो पी आर का अनुपात पूछ रहा है। पी क्यू क्यू आर, देखो अनुपात हम जब कभी भी निकालते हैं तो हम करते क्या है कि पी क्यू, तो जिस शब्द से हमने एंड किया है किससे? क्यू से, तो क्यू से हम शुरुआत करेंगे अगले की, क्यू आर। तो पी क्यू क्यू आर हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखा कैसा देखो, पी और क्यू का अनुपात दिया और आर क्यू का अनुपात दिया, चाहिए हमें किसका अनुपात? क्यू आर का। तो हम क्या कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम उल्टा कर लेंगे, 9:25 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कितना आसान हो गया। तो पी एंड क्यू का अनुपात कितना है? 5:6, और क्यू आर का अनुपात कितना है? Q/R, निचले वाला 9:25।
उन्होंने कहा पी और आर का अनुपात, शुरू का और लास्ट का। जब आपको कभी पी और आर का यानी कि शुरू का और लास्ट का अनुपात निकालना हो तो कुछ नहीं करना होता, शुरू के नीचे से गुना करो नीचे को, और लास्ट के भी नीचे गुना कर दो। ठीक है, 9 पंजे 45 अनुपात 25 का 150 150। क्या करता है इसमें, 15 45 अनुपात 10, 3 अनुपात 10 इसका राइट आंसर होगा, 3 अनुपात 10। बस देखने वाली चीज़ क्या आती है आपके यहाँ पे कि जैसे कि ए अनुपात बी है तो बी अनुपात सी होना चाहिए नेक्स्ट वाला टर्म। ठीक है, तो तब आप आराम से अनुपात निकाल लोगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4 3 2 है। ठीक है, और त्रिभुज का परिमाप कितना, 63। त्रिभुज का परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। जैसे कि ये भुजा 10 है, ये 10 है, ये 20 है, तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो गया, 10 10 20 20 40, तो इसका 40 क्या हो गया, परिमाप हो गया। ठीक है, अब देखो कोई त्रिभुज है, अनुपात दिया भुजाओं का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो परिमाप होता है त्रिभुज का वो उसकी भुजाओं का योग होता है। तो 4 3 7 2 9। ठीक है, तो अनुपात में कितना हो गया, 9, और परिमाप है कितना, 63। तो एक का मान क्या हो गया, 7। अब किसका पूछ रहा हो, सबसे बड़ी भुजा। तो अनुपात में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ी भुजा होगी। अनुपात में सबसे बड़ा नंबर क्या है, अनुपात में आपका 4। तो एक का मान क्या है, 7, और 4 का मान कितना होगा, 28। भाई 7 चौक 28, आपका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। थोड़ी दिक्कत तो है सिस्टम में, कोई बात नहीं। एक लंबवत शंकु का आयतन है 1232। शंकु की लंबाई कितनी है, 24। इसके आधार की त्रिज्या, लंबाई का मतलब ऊंचाई है। ठीक है, अब शंकु कैसा होता है, इस टाइप का, और शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 लगता है शुरू में। ठीक है, तो 1/3, पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है इसकी, वो तो निकालनी है, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है इसकी, 24, और दिया कितना, ये हो गया वॉल्यूम इसका फॉर्मूले के रूप में। दिया लेकिन कितना, 1232। देखो कुछ करता है, 3 से करता है, 3 8 24, 11 दूनी 22, 11 एक 11 13, 11 दूनी 22, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 सत्ते 112, 8 दूनी 16, और 16 सत्ते 112। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया भाई, 107 तो है ये पहले सामने, और 7 एक नीचे बचा हुआ बेस में, बेस में 7 बचा हुआ ना एक, ये वाला, ये तो कटा ही नहीं अभी, ये भी सामने पहुंच जाएगा, तो गुना 7। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 7 की पावर 2, 2 से 2 कट गया, तो आर का मान कितना हो गया, 7। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सवाल को। ये फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु क्या है। ठीक है भाई, 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। अब ग्रुप मैं बताता हूँ आपको एवरेज में है क्या। जैसे एवरेज 20 व्यक्तियों का कोई ग्रुप एवरेज में, और उनका जो एवरेज है वो 30 है, मतलब 20 व्यक्ति हैं किसी ग्रुप में, औसत उनका 30। इसका मतलब है प्रत्येक की जेब में
30-30 रुपये हैं। अगर कोई बंदा 30 रुपये लेकर बाहर जाता है ग्रुप से तो उनका औसत बदलने वाला नहीं है। चाहे एक जाओ, चाहे दो जाओ, चाहे 20 जाओ, चाहे सब के सब चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता। बस कंडीशन क्या है कि जितना औसत हो उतना लेकर जावे। और चाहे चाहे कोई बाहर से आ जाए ग्रुप में, जैसे कि 20 लड़कों का ग्रुप है और प्रत्येक की जेब में 30-30 रुपये हैं। कोई बाहर से एंट्री कर रहा है लेकिन जेब में उसके कितने रुपए हैं? 30, जितना एवरेज ग्रुप का। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ग्रुप के ऊपर, ठीक है। ना तो एवरेज घटेगा ना ही बढ़ेगा। चाहे एक लड़का हो, चाहे 100 लड़के आओ, चाहे 1000 लड़के बाहर से आ जाओ, लेकिन जो ग्रुप का एवरेज है उतना ही लेकर आए, फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, 12 वर्ष का एक लड़का चला गया और एक नया लड़का आ गया, ठीक है। अब देखो, 18 लड़के थे लेकिन आज भी कितने लड़के हैं? 18। भाई पहले कितने लड़के थे? 18। लेकिन आज भी कितने हैं? 18, क्योंकि एक लड़का गया और एक लड़का आ गया। लेकिन लड़का क्या कितने साल का? 12 साल का गया है। ग्रुप के बाहर लड़का 12 साल का गया है। अगर 12 ही साल का लड़का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। भाई जिस एज का लड़का गया है उतने ही का आ गया। भाई आपकी जेब से 10 रुपए गए और आपकी जेब में 10 रुपए आ गए, तो आपको कुछ प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। आपकी जेब में 100 रुपए थे, 100 आपने दे दिए और 100 ही आपने ले लिए, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन आपकी जेब से 100 रुपए चले गए और उसके बाद में कुछ पैसे आए जिससे सबके पास पैसे बढ़ गए, तो उसके मतलब वो पैसे फालतू आए। अब देखो, 12 वर्ष का लड़का गया है लेकिन 12 साल का ही लड़का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 12 साल का लड़का नहीं आया। लड़का जैसे ही एंट्री करी तो 18 के 18 का, जैसे कि 17 हो गए थे भाई, एक चला गया 17 हो गए। भाई एक गया तो 17 हो गए, लेकिन एक फिर वापिस आ गया तो कितने हो गए? 18। लड़के में भी कितने? 18। और सबका औसत 1.5 वर्ष से बढ़ गया, मतलब सबके पास में 1.5 1.5 रुपया बढ़ गया। भाई 18 के पास एक एक बढ़ता तो 18 रुपये होते, लेकिन 1.5 1.5 बढ़ गया, यानी कि 0.55 18 रुपये और बढ़ गया, यानी कि 9 रुपये और बढ़े। कुल मिलाकर वो 27 रुपये फालतू लेगा आया। तो 27 ऐड करो तो 12 27 कितना हो गया? 39। सवाल आपका जरा सही है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। इस सवाल को इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखना क्या है? 12 वर्ष का लड़का था, चला गया। 12 वर्ष का था कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 18 लड़के थे, एक गया एक आ गया। लड़के आप आज भी कितने हैं? 18 ही हैं, जिससे क्या हुआ? औसत 1.5 वर्ष से बढ़ गया, यानी कि 18 की जेब में 1.5 1.5 रुपये बढ़ गया। इतना वो फालतू लेकर आया, बढ़ा इसलिए है ना, फालतू लेकर आया। तो 18 गुना 1.5 कितना हो गया? 27, 270, तो 27 रुपये। 27 फालतू लेकर आया, तो 7 2 9 तो और एक 3। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सवाल को अच्छी तरह से। ये सवाल देखना आप। ये सवाल तो हो गया। ये सवाल है वो, एक लंबवत शंकु का आयतन है 2464। यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार की त्रिज्या बताओ। एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर दो सेम सवाल है शंकु पर, और आपको मालूम है शंकु आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का मान क्या होता है? 22/7। और इसके आधार की त्रिज्या पूछ रहा, तो आर स्क्वायर जो का 2 होगा, और एच का मान कितना? 12, और दिया है 2464 इसका मान। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 26, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। 7 से कुछ कटता है क्या? नहीं कटता। 3 से कटता है, 3 चौक 12, और 4 से हम कटेंगे तो 4 पंजे 20, 4 छिक 24। 2 से हम कटेंगे 28 दूनी 56। 28 दूनी 56, 28 बार कट गया, तो आर स्क्वायर का मान आ गया 7 × 28। फिर हम लिखेंगे आर स्क्वायर इजकल टू 7 × 28 को हम तोड़ लेंगे 7 × 4 में, यानी कि 7 × 4। तो ये हो गया आपका आर का मान आ गया। भाई 2 7 है, इसमें एक 7 बाहर आ जाएगा गुना, और 4 का मतलब पावर 2 थी ना, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 7 दूनी 14,
14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आठ संख्याओं का औसत 44 है। प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। y का मान क्या है? इतना सिंपल क्वेश्चन है। 47 में कितना 44 में कितना ऐड करें कि 47 बन जा? 3। 3 इसका राइट आंसर है। देखो औसत में होता क्या है, जितना औसत है, मानो कि संख्या है 1 2 3 4 और 5, ये संख्या है। इनका जो औसत क्या है आप बताओ? 3 इसका क्या होगा? औसत होगा। कैसे निकालोगे? या तो पहला पद लो और लास्ट कर लो। 5 और 1 6 का आधा 3, या तो सेकंड लास्ट और फर्स्ट फर्स्ट का सेकंड। तो दो, देखो 5 और 1 6 का आधा 3, 4 2 6 का आधा 3 और 3 तो है ये बीच में। ठीक है, तो इसका औसत है। अगर वो सभी में दो दो ऐड कर रहा तो हमारा औसत भी 2 से बढ़ जाएगा। मतलब 3 2, औसत हमारा 5 हो जाएगा। चाहे आप चेक कर लो, 3 2 5। अगर वो सभी में से दो दो माइनस कर रहा तो हमारा भी औसत का 2 माइनस हो जाएगा। 3 था पहले, -2 1 बचेगा इनका औसत। उसके बाद में अगर वो सभी को 2 से गुना कर रहा, सभी को 2 से गुना, तो औसत में 2 से गुना कर देंगे। 2 से भाग कर रहा तो हम औसत में 2 से भाग कर देंगे। तो औसत की थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, इससे आप अच्छे देख लेना। अब देखो यहाँ पे है आपका एक्स वाई और वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का नंबर पूछ रहा हूँ, तो वाई से एंड हुआ और वाई से शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अनुपात वाई। अब इतना लिखना भी क्यों है, सीधा आपका एक्स वाई जेड का मान ही तो आना है। तो 7 और 5 है अनुपात, और 7 अनुपात 11 है। 7 में गुना करनी है आपको। जब एक्स वाई जेड का मान निकालना हो तो इसी गुना में करो, 7 थे 49, फिर 7 गुना में करो, 7 पंजे 35 अनुपात अनुपात, फिर इसी गुना नीचे करो, 11 पंजे 55। तो ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन देख लो आप। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 16 मीटर 12 मीटर 15 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई क्या होगी? मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे बड़ी लंबी छड़ी की लंबाई, कमरा हो या घना हो या घन हो, उसका क्या होता है? विकर्ण। तो यहाँ पर जो कमरे की है, कमरे का विकर्ण होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सबसे बड़ी लंबी छड़ी की बात जहाँ होगी कमरे के अंदर, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। 16 का वर्ग 256, 12 का वर्ग 44, और एच कितना? 15 वर्ग 225। इन्हें ऐड करो, सब क्या होगा? 625। और 625 इसका वर्गमूल होता है 25 का वर्गमूल होता है 625। तो 25 का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदते हैं और उनको 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचते हैं, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 75 वस्तुएं खरीद रहा और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचते हैं, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 75 वस्तुएं खरीद रहा, 75 वस्तुएं, तो एक वस्तु कितना खरीदी वो देखनी है आपको। 10,800 75 से हम भाग कर देंगे, 25 से 75, 25 चौका 100, 3 से हम काट देंगे, 36 या 108, और 36 चौका 3 चौक 120, 6 चौक 24, 120 24 144, 144 की एक खरीद दिया उसने, और वो कह रहा है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। अब एक वस्तु विक्रय मूल्य
तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस बताना आपको। 70 से भाग करना, 1082, 70 से भाग करा तो 7 तिकान 7 और 3 38, 80, 8 तिकान 8, 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 दूनी 4 से 28, तो एक अंदर 2 तो 6 तो 35, 135 का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं निकालना। उसने 108,800 को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि में बेचा। 75 वस्तुएं थी, मतलब 75 वस्तुएं थी, तो 75 वस्तुएं बेचता। ठीक है, सेम पैसों में, तो ना हानि होती। लेकिन 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, मतलब 75 वस्तुओं से 80 वस्तुओं का सामान दे दिया, तभी तो हानि हुई ना भाई। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा हो। तो 75 वस्तुएं हैं आपके पास में, अगर आप 75 वस्तुएं सेम पैसों में बेच दो जितने आपने परचेस करी, तो आपको कोई हानि होने वाली है? ना तो हानि होगा, ना लाभ होगा। लेकिन हुआ क्या, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। 75 वस्तु बेच रहे और 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, मतलब आपने 75 वस्तुओं का सामान दिया, सामान दिया 80 वस्तुओं का, कितने का? 10,800 का। तो 80 से भाग कर दो आप इसे भाई। 80 का 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 से 28, 2 से डिवाइड करो, 135 एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बचा है लास्ट वाला। चलो इसे ऐसे ही देख लो। एक दुकानदार 25% छूट देने पश्चात 40% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता। 25% की छूट भाई 100 था, 25% छूट दो, कितना हुआ? 75, और 40 का लाभ तो 140। 75 हमेशा आपका है ना, जब 25% डिस्काउंट दोगे और लाभ कमाओगे या हानि कमाओगे, हमेशा आपका यहाँ पे सीपी और यहाँ पे आपका एमआरपी होगा, अंकित मूल्य। 5 से कट्टो, 15 पंजे 75, 5 से कट्टो, 5 दूनी 10, 5 40, नहीं कटता। ठीक है, तो कितना दिख है भाई? कॉस्ट प्राइस 15 का है, छपा हुआ 28 है, कितना अधिक छाप रखा? 15 5 20, 13 अधिक छाप रखा, 13 रुपये अधिक छाप रखा, कितना है? 15 रुपये। तो गुना 100 पे कितना? 5 या 15, 20, 13 दूनी 26, 260, 3 से भाग करना, 3 8 24, 20, 3 6 18, तो 86 पॉइंट कुछ आवेगा। तो एक ही राइट इसका ऑप्शन है, 86 पॉइंट कुछ। दिस इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सभी सवाल समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।